हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 29 मार्च और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 29 मार्च 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहले आप सभी एमजेटी परिवार वालों को दोस्तों होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही केयरफुली आप लोग होली को सेलिब्रेट कीजिए और इस दिन को एंजॉय कीजिए। चलिए आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के करंट अफेयर की। इसकी क्विज वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगी एमजेटी ऐप पर, पीडीएफ भी आपको वहीं पर मिलेगी और ऑफर चल रहा है 60% का डिस्काउंट भी है, आप लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, उस पर से भी आप जा सकते हैं या फिर गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के एमजेटी ऐप सर्च कीजिए, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए और वीडियो कोर्सेज में हिंदी के कोर्स में भी 60% का डिस्काउंट है और एमजेटी ऐप पर ई बुक भी जितनी है उस पर भी 60% का डिस्काउंट है। इसके लिए कूपन कोड आपको ये शो कर रहा होगा, यही कूपन कोड आप एंटर करेंगे तो फिर डिस्काउंट कोड अप्लाई हो जाएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2018 का आयोजन कहाँ किया गया। तो देखिए दोस्तों सीरियल वाइज ऐसे दिखते जाइए। 2018 में पहला संस्करण हुआ दिल्ली में, दूसरा संस्करण 2019 में हुआ पुणे में, गुवाहाटी में हुआ तीसरा संस्करण 2020 में और हरियाणा में होने जा रहा है चौथा संस्करण खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 2021 में। अडानी ग्रुप ने वर्ष 2019 में निम्न में से किस एयरपोर्ट के संचालन के लिए नीलामी नहीं जीती है। तो नोएडा एयरपोर्ट था जिसके लिए नीलामी नहीं जीती है अडानी ग्रुप ने। नोएडा एयरपोर्ट का नाम अभी हाल ही में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया गया है, इससे पहले जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट था। ठीक है, चलिए अभी ये बन रहा है, निर्माणाधीन है। बाकी अडानी ग्रुप की बात करें तो 6 एयरपोर्ट का संचालन ऑपरेशन इन्होंने अगले 50 सालों के लिए सरकार से नीलामी में जीता हुआ है। क्लियर है। तो चलिए अब बात करते हैं आज के दिन के क्वेश्चन की। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खोला गया। तो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन दोस्तों जम्मू कश्मीर में खोला गया है। 23 महीनों के बाद, लगभग 2 वर्षों के बाद ये ट्यूलिप गार्डन जो है वो खुला हुआ है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा है, ये लार्जेस्ट है। यहाँ पर स्थित है जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में 5600 फीट की ऊंचाई पर। ठीक है, जबरवान पहाड़ी की तलहटी में और डल झील के पास में। आप सबको पता होना चाहिए डल झील, बुलर झील ये सभी है जम्मू कश्मीर में। दुनिया भर के दोस्तों अगर गार्डन में देखा जाए तो इसका नंबर आता है 5वां। एशिया में देखा जाए तो इसका नंबर आता है पहला ट्यूलिप गार्डन के रूप में। टोटल 15 लाख फूल हैं जिसमें 64 किस्म के 64 टाइप के 64 टाइप के फूल हैं। ठीक है, टोटल 15 लाख से ज़्यादा फूल हैं। अब आया है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर दोस्तों भारत की यूनियन टेरिटरी है। इसके बारे में चलिए पहले करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ पॉइंट का रिवीजन कर लेते हैं जो पिछले दिनों में आया था चर्चे में। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, अभी जम्मू कश्मीर का बडगाम जिला जो है ये भारत का पहला टीबी मुक्त जिला बना है और वहीं लक्षद्वीप को भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। इसके साथ ही दोस्तों अभी जम्मू कश्मीर में जेवीसी द्वारा रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन की स्थापना की गई। किसकी? रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन की स्थापना की गई। जम्मू कश्मीर में शिवरात्रि के त्यौहार पर हेराथ त्यौहार मनाया गया। शिवरात्रि हेराथ त्यौहार मनाया गया है, ये भी आपको याद रखना है। इसके साथ ही अभी यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी, इन्होंने सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। कौन सी? सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। और अभी जम्मू कश्मीर राज्य ने ही तो दोस्तों खेलो इंडिया का विंटर नेशनल गेम जीता था। क्या जीता था? खेलो इंडिया का विंटर नेशनल गेम। ठीक है, तो इसमें ये था टॉप पर, दूसरा संस्करण था इसका। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बना दोस्तों 31 अक्टूबर 2019 को ऑफिशियल तरीके से घोषित किया गया जम्मू कश्मीर और लद्दाख। पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए गिरीश चंद्र मुर्मू जी, जो कि वर्तमान में अब कैग हो चुके हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हो चुके हैं 14वें नंबर पर। वर्तमान में अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर के वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी। राजधानी है श्रीनगर। और जम्मू कश्मीर के अगर बारे में बात किया जाए कि इससे पहले जब स्पेशल राज्य का दर्जा दिया गया था तो किस अनुच्छेद के तहत था, तो आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, वही हटाया गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कितने देशों के नेताओं को जलवायु सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया। तो अभी हाल ही में अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने 40 देशों के जो लीडर्स हैं उनको क्लाइमेट समिट के लिए इनवाइट किया है। एक क्लाइमेट समिट कराने जा रहा है, ऑर्गेनाइज कराने जा रहा है अमेरिका। तो उसमें 40 देशों के राष्ट्र प्रमुख को, राष्ट्राध्यक्षों को शामिल किया गया है, बुलाया गया है, इन्वाइट किया गया है। इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी इन्वाइट किया गया है। ये समिट होने वाली है दोस्तों 22 और 23 अप्रैल को 2021 में ही, यानी इसी अगले मंथ में अप्रैल में होने वाला है। इस समिट में क्लाइमेट चेंजेस को लेकर के बात होगी, जलवायु जो परिवर्तन हो रहे हैं उस पर बात होगी, ग्लोबल वार्मिंग से कैसे बचा जा सके इस पर बात होगी, इसके लिए क्या क्या एक्शन लिए जाएं इस पर चर्चा होगी।
तो ये समिट जो होगी ये वर्चुअली होगी, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होगी। ठीक है, तो इसमें ये 40 देशों के प्रमुख शामिल हैं। 40 देश में लगभग जितने भी बड़े बड़े देश हैं सभी इसमें आ रहे हैं। ओके, अमेरिका आया है। अमेरिका के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, यहाँ की राजधानी होती है वाशिंगटन डीसी। नए प्रेसिडेंट जो बाइडेन बने हुए हैं किस नंबर के बने हैं? 46वें नंबर के। किस पार्टी से हैं? डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। ठीक है, इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप 45वें प्रेसिडेंट और रिपब्लिकन पार्टी से थे। डेमोक्रेट पार्टी से ये हैं जो बाइडेन, डेमोक्रेट पार्टी से ही ओबामा थे, बराक ओबामा। ठीक है, जो 44वें प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप के पहले। अच्छा, जो बाइडेन ने अपना वाइस प्रेसिडेंट किसे चुना है? कमला हैरिस को चुना है, भारतीय मूल की हैं। ठीक है, पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है। जो बाइडेन ने अपना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स यानी विदेश सचिव किसे चुना है? तो एंटोनी ब्लिंकेन को चुना है। और जो बाइडेन ने अपना रक्षा सचिव किसे चुना है यानी कि सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस किसे चुना है? तो वो चुना है लॉयड ऑस्टिन को। देखिए, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ के विदेश मंत्री और वहाँ के रक्षा सचिव दोनों इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया और अमेरिका के बीच में होती है 2+2 वार्ता। तो इसमें भारत के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री होते हैं और अमेरिका के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इन दोनों का नाम आपको याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, इसरो ने भू इमेजिंग सैटेलाइट GSAT-1 को कब तक प्रक्षेपित करने की घोषणा की? तो इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने दोस्तों जियो इमेजिंग सैटेलाइट GSAT-1 को लॉन्च करने की घोषणा की है कि ये अब 18 अप्रैल 2021 को लॉन्च किया जाएगा। देखिए दोस्तों, GSAT बहुत पहले से लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहा है इसरो। पहले तो ये पिछले साल लॉन्च होने वाला था, फिर कुछ दिन पहले ही अनाउंस किया गया कि अभी इस पर पूरा काम हो नहीं पाया, थोड़े दिन बाद लॉन्च किया जाएगा। फिर थोड़े दिन बाद दोस्तों लॉकडाउन लग गया, फिर ये टलता गया। अब डेट डिसाइड हुई थी कि 28 मार्च को ये लॉन्च होगा, लेकिन अभी फिर 1-2 दिन पहले अनाउंस हुआ कि अभी भी इस पर काम पूरा हो नहीं पाया है। ये 18 अप्रैल 2021 को लॉन्च होगा। इस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा, तो इसे GSLV F10 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। 2268 ग्राम का इसका वेट है, भार है। कहाँ से लॉन्च किया जाएगा? श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से, स्पेस स्टेशन से। ओके, काम इसका क्या होगा? तो देखिए, नाम से ही स्पष्ट है दोस्तों, जियो इमेजिंग सैटेलाइट है, यानी कि ये जियो इमेजिंग करेगा। ठीक है, भारत की निगरानी करेगा ऊपर से ही सैटेलाइट के माध्यम से। देखिए, इंडिया के पास दोस्तों जो 2 रॉकेट लॉन्चर हैं, कौन कौन से? एक है GSLV और एक है PSLV। GSLV जो रॉकेट लॉन्चर है, इससे जो GSLV की रॉकेट से सैटेलाइट्स जो लॉन्च किए जाते हैं, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, इसका ये कहाँ पर जाता है? ये हमारे पृथ्वी के ऊपर ऐसी कक्षा में जाता है जो जियो सिंक्रोनस होता है, यानी जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है सेम वैसे वैसे वो भी घूमता है। यानी पृथ्वी भी एक धुरी पर अपने 24 घंटे का चक्कर लगाती है, तो ऐसे ही 24 घंटे में वो भी पूरा का पूरा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। समझ लीजिए, एक प्रकार से यहाँ से देखने में लगेगा कि वो एक ही जगह पर है, इस हिसाब से लगाता है। तो ये ऊंचाई क्या होती है ये भी पूछा जा सकता है। तो ये ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। कितना? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर अगर कोई सैटेलाइट पृथ्वी की चक्कर लगा रहा है तो वो बिल्कुल 24 घंटे में ही अपना भी परिक्रमा पूरा करेगा। और यही वजह है GSLV मैक्सिमम यूज़ किए जाते हैं दोस्तों कम्युनिकेशन के फील्ड में। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, कम्युनिकेशन के लिए अगर लॉन्च करना हो तो कौन सी सैटेलाइट, कौन से रॉकेट लॉन्चर से लॉन्च की जाएगी? तो GSLV अमूमन लॉन्च किया जाता है। PSLV क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। देखिए, नाम से ही स्पष्ट है इसका, पोलर का मतलब है ये पृथ्वी से ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं रहता है, बहुत थोड़ी ऊंचाई पर ही रहता है। और पृथ्वी की ये बहुत ही समझ लीजिए 8 से 9 हज़ार किलोमीटर की ऊंचाई पर ही रहता है। काम इसका क्या होता है? मिलिट्री वगैरह में होता है। ठीक है, मिलिट्री वगैरह में अगर किसी की बॉर्डर का निगरानी रखना है कि वहाँ पर क्या गतिविधियाँ हो रही हैं, विदेश जो दुश्मन देश हैं वहाँ पर क्या हो रहा है, इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि ये नीचे ही रहते हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं रहते हैं, ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं रहते हैं, इसी वजह से PSLV से इसे लॉन्च किया जाता है। और भी कई इसके भी यूज़ होते हैं। ठीक है, PSLV से। तो GSLV और PSLV के बारे में अंतर आपको समझ में आ गया। इसरो के बारे में आपको नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि आपको पता है। अगला देखते हैं, हाल ही में किस देश ने भारत के सहयोग से फियावथी रिनोवेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में मालदीव ने दोस्तों भारत के सहयोग से फियावथी रिनोवेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है, क्यों ये लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है मालदीव में बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए अनुकूल घर का माहौल प्रदान करने के लिए। ठीक है, अब इसमें भारत कैसे सपोर्ट कर रहा है, भारत की कैसे सहायता हुई है? तो इंडिया ने दोस्तों इसी के लिए, इन्हीं सब प्रोजेक्ट्स के लिए 200 मिलियन मालदीवियन रुपया दिया था, तो उसी का यूज़ किया जा रहा है। उसी में 1.9 मिलियन मालदीवियन रुपया इस प्रोजेक्ट के तहत यूज किया जा रहा है। ठीक है, इस प्रोजेक्ट का पूरा नाम है फियावथी होम फॉर वल्नरेबल चिल्ड्रन। ओके, अब देखिए, आया है मालदीव।
राजधानी यहाँ की माले है, राष्ट्रपति यहाँ के इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ की सरकार ने 300 इलेक्ट्रिक एसी बसों की खरीद को मंजूरी दी? तो अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने दोस्तों दिल्ली के लिए 300 इलेक्ट्रिक एसी बसों की खरीद को मंजूरी दी है। ये बसें इलेक्ट्रिक बस होंगी और एसी बसेज होंगी, ठीक है। तो 300 खरीदी जाएंगी दिल्ली में चलाने के लिए दिल्ली सरकार के द्वारा। तो इसके तहत 118 बस जो है वो तो आ जाएगा अक्टूबर तक इसी साल में, और बाकी के बसें जो हैं वो धीरे धीरे करके और ऐड की जाएंगी। तो दिल्ली सरकार द्वारा ये शुरू किया गया है। किस तहत, किस योजना के तहत? तो एक भारत सरकार की योजना है फास्ट एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया, जिसे हम लोग कहते हैं फेम, ठीक है, FAME, फेम योजना के तहत। ये फेम योजना का फुल फॉर्म है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फास्ट एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। तो इसी के फेज 2 के तहत दिल्ली सरकार ये एक्शन ले रही है, ठीक है। अब देखिए ये जो बसें होंगी इनकी कैपेबिलिटी क्या होगी? तो ये एक बार चार्ज करने पर 140 किलोमीटर तक का सफ़र कर सकती हैं। एक पॉइंट अगर आपको याद हो तो दोस्तों, टेस्ला जो कंपनी है, टेस्ला, ये इंडिया में बेंगलुरु में अपना सेटअप लगा रही है, बेंगलुरु में अपना फैक्ट्री खोल रही है। इसके साथ ही टेस्ला ने दोस्तों संघाई में 72 चार्जिंग पॉइंट वाला सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा सुपर चार्जिंग स्टेशन खोला है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना चाहिए। टेस्ला किसकी कंपनी है? एलन मस्क की कंपनी है, जिनकी कंपनी है स्पेस एक्स। और अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली सरकार ने दोस्तों सबसे बड़ा टेंडर निकाला था चार्जिंग पॉइंट स्टेशन के लिए। तो ये टेंडर भी आपको याद रखना चाहिए। अभी देखा जाएगा इस टेंडर को कौन प्राप्त करता है। अगला, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने IEPFA मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने दोस्तों IEPFA मोबाइल लॉन्च किया है, मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस मोबाइल ऐप का फुल फॉर्म यानी IEPFA का फुल फॉर्म होता है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। इस एप्लीकेशन को लॉन्च करने का मेन पर्पज़ यही है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के जो निवेशक हों, जो इन्वेस्टर्स हों, उनको जागरूक किया जा सके, उनको एजुकेट किया जा सके, जिससे वो लॉसेज में ना जाएं, ठीक है। और साथ ही साथ वो इन्वेस्टमेंट के प्रति और अट्रैक्ट भी हों। बहुत लोग डरते भी हैं, जैसे शेयर मार्केट हुआ, म्यूचुअल फंड वगैरह हो गया, काफ़ी लोग डरते हैं इन्वेस्टमेंट करने से। तो ऐसे में उनको एजुकेट किया जा सके, इसके फ़ायदे नुकसान वगैरह सब कुछ बताया जा सके, जिससे इन्वेस्टमेंट भी बढ़े और कम रिस्क हो, ठीक है, डूबने का खतरा भी कम हो। इसके साथ ही इन्होंने एक और एप्लीकेशन लॉन्च किया है, सेंट्रल स्क्रूटनी सेंटर नाम का। 2 एप्लीकेशन लॉन्च किए गए हैं, एक एप्लीकेशन IEPFA का और एक है सेंट्रल स्क्रूटनी सेंटर का। इसका क्या काम होगा? इसका काम ये होगा कि रजिस्ट्री पर कॉर्पोरेट्स द्वारा जो STP दायर किए जाते हैं, स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस दायर किए जाते हैं, उनकी जांच अच्छे तरीके से की जा सके, ठीक है। जो भी रजिस्ट्री होती है, फॉर्म होते हैं, रजिस्ट्रेशन होता है, प्रोसेस, उसको अच्छे से जांच करके तभी रजिस्ट्रेशन ID, TIN नंबर वगैरह तब प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है, जिससे GST वसूलने में आसानी हो। अगला देखते हैं, आंध्र प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव को कहाँ का चुनाव आयुक्त बनाया गया? तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश की जो पहली महिला मुख्य सचिव थी, फर्स्ट विमेन चीफ सेक्रेटरी थी, इनको दोस्तों आंध्र प्रदेश का ही चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया गया है। नाम है नीलम साहनी। क्या नाम है? नीलम साहनी। तो ये होंगी अब आंध्र प्रदेश की नई राज्य चुनाव आयुक्त। इससे पहले ये आंध्र प्रदेश की मुख्य सचिव थी, चीफ सेक्रेटरी थी, जो कि आंध्र प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव बनी थी। तो इनको अब राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया गया है। अगला देखते हैं, यस बैंक ने महिला उद्यमियों को सपोर्ट करने के लिए कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में यस बैंक ने दोस्तों वीमेन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए यस एसेंस प्लस नाम का एक कैंपेन, एक कार्यक्रम, एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, यस एसेंस प्लस। अब इसके लिए यस बैंक ने दोस्तों सेरोज के साथ समझौता किया है। तो इन दोनों ने मिल करके यस एसेंस प्लस लॉन्च किया है वीमेन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए। यस बैंक आया है, इसके बारे में जानिए। स्थापना इसकी 2004 में हुई, मुख्यालय इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। MD और CEO अभी हैं प्रशांत कुमार जी। यस बैंक दोस्तों अभी डूब चुका था 5 मार्च को 2020 में, ठीक है, पूरी तरीके से समझिए डूब गया था। फिर इसके बाद इस पर बैन लगा दिया गया, रोक लगा दी गई थी, क्योंकि RBI की पाबंदी लगी हुई थी। इसके बाद 19 मार्च को SBI ने 49% की हिस्सेदारी इसकी खरीद ली थी। 19 मार्च 2020 की बात हो रही, पिछले साल की। तो 49% हिस्सेदारी खरीद ली थी, कितने में? 7,250 करोड़ रुपए में। 725 करोड़ शेयर खरीदे थे 10 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से SBI ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। फिर से यस बैंक दोबारा खड़ा हुआ और फिर इस पर प्रशांत कुमार जी को बना दिया गया MD CEO। ओके, अगला देखते हैं।
हाल ही में भारत सरकार ने किस कंपनी की अपनी 100% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की? तो अभी हाल ही में भारत सरकार ने घोषणा की है कि वो एयर इंडिया में 100% हिस्सेदारी बेच देगा। ठीक है, यानी 100% इसकी हिस्सेदारी जो भारत सरकार की थी वो बेच दी जाएगी प्राइवेट कंपनीज को। यानी कि इसका कहें कि निजीकरण किया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है 100%, वो भी एयर इंडिया का। अब देखिए जो उड्डयन मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी जी, उन्होंने इसकी घोषणा की है। देखिए कुछ जगहों पर दोस्तों प्राइवेटाइजेशन सही है, कुछ जगहों पर गलत है। जैसे एयर इंडिया जो हुआ, इसका प्राइवेटाइजेशन जो किया गया है, ये मैं बिल्कुल सहमत हूँ इससे। इसके पीछे का कारण ये है कि दोस्तों ये 2007 में जब से इंडियन एयरलाइंस का इसमें विलय हुआ है, मर्ज हुआ है, तब से ये लगातार घाटे में चल रही है। घाटे में चल रही है, प्रॉफिटेबल बन नहीं पा रही है। ऐसे में जो कर्मचारी हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो लगातार उनकी छटनी की जा रही है। ठीक है, उनको निकाला जा रहा है, वो लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि इसको प्राइवेट करके किसी फर्म के, किसी कंपनी के हाथ में दे दिया जाए, वो अच्छे से इसको ऑर्गेनाइज तो करे एटलीस्ट। ठीक है, जब चला नहीं पा रहे हैं सरकार, तो क्यों फालतू में इसको अपने हाथ में ले? सरकार को ही चलाना चाहिए, वो कंपनियाँ क्यों चला रही हैं? तो ये कुछ चीज़ों के पक्ष में हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को प्राइवेट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसे इंडियन रेलवे वगैरह हो गया, अगर ये प्राइवेट हाथों में चला गया तो बहुत ही बुरी स्थिति आ जाएगी। तो कुछ चीज़ों पर प्राइवेटाइजेशन सही भी है, कुछ चीज़ों पर, कुछ जगहों पर, कुछ क्या मैक्सिमम जगहों पर प्राइवेटाइजेशन सही नहीं है। आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं। फिलहाल हम लोग बात करेंगे एयर इंडिया की। 1932 में स्थापित हुई थी, हेडक्वार्टर्ड है ये दिल्ली में। CMD इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं राजीव बंसल जी। अगला देखते हैं, हाल ही में किस देश में वहाँ की सेना द्वारा 300 से ज़्यादा नागरिकों का नरसंहार किया गया? तो दोस्तों म्यांमार में स्थिति बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी है, क्योंकि सैन्य तख्तापलट हुआ था कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले मैंने कवर किया था इसको। 2 महीनों पहले मैंने आपको बताया था कि वहाँ की जो स्टेट काउंसलर थी आंग सान सू की और वहाँ के प्रेसिडेंट जो थे विन मिंट, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहाँ के जो सेनाध्यक्ष हैं उन्होंने सैन्य तख्तापलट कर दिया है। इन दोनों को गिरफ्तार करके पूरा का पूरा पावर जो है वो सेना के हाथों में चला गया है म्यांमार के। ठीक है, तो अब हो क्या रहा है वहाँ पर कि जो भी नागरिक प्रदर्शन कर रहे हैं, जो ये चाह रहे हैं फिर से लोकतंत्र टाइप का लाया जाए, यानी कि वहाँ के स्टेट काउंसलर को छोड़ा जाए और राष्ट्रपति को छोड़ा जाए, दोबारा से चीज़ें ठीक हो, तो इस बात के लिए जो भी प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे लोगों को दिन दहाड़े रोड पर ही मार दिया जा रहा है, गोलियों से भून दिया जा रहा है। तो सभी देशों को इस पर नज़र डालनी चाहिए, सभी देशों को फोकस करना चाहिए म्यांमार पर और वहाँ के सैन्य तख्तापलट का विरोध करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए म्यांमार के खिलाफ, क्योंकि वहाँ पर दोस्तों 300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है अभी, और ये संख्या बढ़ने ही वाली है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, वहाँ के जो सैन्य अभी कहें सैन्य शासक हैं जनरल मिंग आंग हल्यांग, इनका नाम आपको याद रखना है। वहाँ की जो स्टेट काउंसलर थी आंग सान सू की, इनको दोस्तों नोबेल पीस प्राइज़ भी मिल चुका है, तो इनका भी नाम आपको याद रखना है। एक नाम और पूछा जा सकता है, म्यांमार के राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे विन मिंट, तो इनका भी नाम आपको याद रखना है। फिलहाल ये दोनों अभी जेल में हैं और जनरल मिंग आंग हल्यांग ये पूरा फॉर्म में हैं। म्यांमार के बारे में बात करें, भारत का ही पड़ोसी देश है, इसका पुराना नाम था बर्मा। क्या नाम था? बर्मा। राजधानी है नेपिदा, करेंसी है बुर्मिस क्यात। क्लियर? तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर। एक बार फिर से MZT फैमिली की तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ध्यान से खेलिएगा होली, कोरोना भी है, कोरोना को भी ध्यान में रख करके ही आप लोग होली खेलेंगे। मिलते हैं अगले दिन की वीडियो में। पहले क्वेश्चन ऑफ द डे देख लीजिए। आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए है, नेफा किसका पुराना नाम था? किस राज्य का पुराना नाम नेफा था? NEFA। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप काफ़ी कुछ लिख सकते हो इसके बारे में। कौन सी मिसाइल का परीक्षण पाकिस्तान ने नहीं किया है इनमें से, ये भी आप बता दो। डिटेल में इसकी क्विज़ भी आपको दी जाएगी MZT ऐप पर, तो आप लोग क्विज़ भी सॉल्व कर लेना। और हाँ, ऑफर जो चल रहा है होली ऑफर, इसका आप लोग फ़ायदा उठाइए। ई-बुक पर कूपन कोड अप्लाई कीजिए और वीडियो कोर्स पर, हिंदी के वीडियो कोर्स पर तो ऑलरेडी 60% का डिस्काउंट किया ही गया है, तो दोनों में 60% का डिस्काउंट है, आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। 1-2 दिनों तक और भी रहेगा ये ऑफर, लेकिन अगर आप आज से ले लेते हो तो पढ़ाई आपकी आज से शुरू हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान में रखते हुए ऑफर का फ़ायदा उठाइए। कोई भी प्रॉब्लम आए तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।